हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ मॉड्यूल ऑफ दिस सीरीज। तो लास्ट मॉड्यूल में हमने स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। तो इस मॉड्यूल में भी हम लोग सेम ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मैन इज शोन इन फिगर, फाइंड आउट द फॉलोइंग फॉर हिज जर्नी। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का लाइन दिखाया गया है ये इस पर्सन का एग्जैक्ट पाथ ट्रेवल्ड है। तो यहाँ पे O जो है इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 0,0 और जो इसका फाइनल पॉइंट है वो है A और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 40,30। तो इसमें जो ये फर्स्ट नंबर है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड नंबर होता है ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन x डायरेक्शन। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 40। तो यहाँ पे हमने इसको x एक्सिस माना है, ये y एक्सिस माना है। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन x डायरेक्शन। तो ये 40 आ गया। जो y कोऑर्डिनेट है वो बताता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन y डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन y डायरेक्शन। तो ये कितना है 30। तो अब हमें क्या यहाँ पे बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका इनिशियल पॉइंट है O और फाइनल पॉइंट है A। तो हमें OA का लेंथ बताना है क्योंकि यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसके लिए हमने पॉइंट A से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो x एक्सिस पे पॉइंट B पे इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली हमने y एक्सिस पर भी A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो कि C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो OCAB एक रेक्टेंगल होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो अगर ये साइड 30 का है तो ये साइड भी 30 का होगा। तो ये आ गया 30। ठीक। तो ट्रायंगल ओ ए और बी में अगर हम देखें ट्रायंगल ओ ए और बी, तो हमें ओ ए बताना है, ओ ए का लेंथ बताना है। इसमें हमें इस ट्रायंगल का हाइट दिया है और इस ट्रायंगल का बेस दिया है और हमें इसका हाइपोटेनस बताना है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 50 मीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड हमने बता दिया 50 मीटर। अब हमें डायरेक्शन बताना है। तो मान लीजिए कि x एक्सिस से ये जो एंगल है ये है थीटा, तो हमें थीटा बताना है। तो ये थीटा होता है tan इनवर्स राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स हाइट बाई बेस। तो हाइट यहाँ पे 30 दिया गया है और बेस यहाँ पे 40 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 3/4। 30/4 कितना होगा 30/40। जब 30/40 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 37 डिग्री और हमने इसको x एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा को शो किया है तो इसलिए ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री के एंगल पर होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है प्रॉब्लम नंबर 31 का। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये उसी टाइप का प्रॉब्लम है जो हमारा पहला प्रॉब्लम था, मतलब सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या दिया गया है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मैन इज शोन इन फिगर,
फाइंड आउट द फॉलोइंग फॉर हिज जर्नी। तो यहाँ पर भी ये ब्लू कलर का जो लाइन है ये इस पर्सन का एग्जैक्ट पाथ है। इसका इनिशियल पॉइंट O है और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 0,0। इसका मतलब ये ओरिजिन पर है और जो फाइनल पॉइंट है वो है A और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 40,0। तो ये यहाँ पर है। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये x हो गया और ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन x डायरेक्शन। तो ये हमारे पास आ गया 40। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट है O और फाइनल पॉइंट है A। तो हमें OA का लेंथ बताना है जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है 40, क्योंकि OA ही तो यहाँ पे 40 है और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 40। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट 40 अलोंग x एक्सिस। ठीक। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज 200 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। How fast must the train travel the next 100 kilometer so as to average 70 km per hour for the whole journey? यहाँ पे दिया गया है कि दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस का फर्स्ट 100 किलोमीटर एक ट्रेन है जो कि इस डिस्टेंस का फर्स्ट 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट 100 किलोमीटर है वो यहाँ तक आएगा, किसी पॉइंट A तक आएगा दिल्ली से, और पॉइंट A के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को ये ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि रिमेनिंग डिस्टेंस यानी A से जयपुर के बीच का डिस्टेंस जो कि 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर दिया गया है। तो A से जयपुर के बीच का डिस्टेंस किस वेलोसिटी से ट्रेवल करे कि इसके पूरे जर्नी के लिए इसका एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि A से और जयपुर के बीच का डिस्टेंस ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो ये हमने एज्यूम कर लिया। तो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया गया है 70 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया गया है, हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 200, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन टाइम यहाँ पे नहीं दिया गया है, टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम को हम लोग दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट टाइम टेकन फ्रॉम दिल्ली टू पॉइंट A, देन टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू जयपुर। तो दिल्ली से A तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दिल्ली से A तक के बीच का डिस्टेंस है 100 और स्पीड है 50, तो टाइम कितना आ गया? 2 आवर। A से और जयपुर का बीच का A से और जयपुर के बीच में कितना टाइम लगेगा? तो इसके बीच में डिस्टेंस है 100 और स्पीड हमने v मान लिया है, तो टाइम कितना आ गया? 100/v। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो ये आ गया 2 + 100/v, तो ये टोटल टाइम आ गया। अब इस टोटल टाइम को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमने इसको लेफ्ट साइड में इधर लाया, इधर लेके आए। तो ये कितना हो गया? 2 + 100/v इक्वल टू 200/70। 70 को हमने डिनोमिनेटर में ला दिया, तो यहाँ से 0 और 0 कट गया, और जो ये 2 है इसको हमने इधर ला दिया, -2 हो गया ये। तो ये कितना होगा? ये 100/v यहाँ पे आ गया, और ये हो गया 20/7 - 2, तो ये यहाँ पे आ गया। तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 100/v इक्वल टू 6/7। तो ये हो जाता है 6v इक्वल टू 70
700, 6v इक्वल टू 700। तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाता है 116.67 किलोमीटर पर आवर। तो इस v का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है वो है ए कार इज मूविंग along a straight road at a steady speed। स्टेडी स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। तो इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड। तो 150 मीटर का डिस्टेंस ये 5 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो हमें बताना है इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 150, टाइम है 5 सेकेंड। तो 150 बाई 5 कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हमें पता चल गया। यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो स्पीड है वो स्टेडी है, मतलब कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी टाइम इंटरवल लें, हम लोग 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लें, 6 सेकेंड का टाइम इंटरवल लें, 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल लें, उस टाइम इंटरवल में इसका स्पीड सेम रहेगा, इसका स्पीड यही रहेगा, 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। नेक्स्ट ये क्या पूछता है कि हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है 1 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट ये पूछता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। यहाँ पे दिया गया है हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगेन डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम यहाँ पे दिया गया है 6। तो 30 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 मीटर। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। 240 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया गया है 240 मीटर और यहाँ पे स्पीड हमें पता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो 240 बाई 30 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 सेकेंड। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब ये इस सर्कल का हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो मान लीजिए ये इनिशियली ए पर है और हाफ रेवोल्यूशन ऐसे ये ट्रेवल करके पॉइंट बी पर आ गया है। पॉइंट बी पर आ गया है, फाइनल पॉइंट इसका बी है। तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब हमें ए बी का लेंथ बताना है। तो ए बी क्या है, ए बी इसका डायमीटर हो जाएगा। ए और बी इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। क्यों इसका डायमीटर क्यों होगा, क्योंकि इसने इस सर्कल का हाफ राउंड कंप्लीट किया है। हाफ राउंड कंप्लीट किया है मतलब ये डायमेट्रिकली अपोजिट है। ये जो पॉइंट है दोनों ये डायमेट्रिकली अपोजिट होगा तभी तो ये हाफ राउंड कंप्लीट करेगा। तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। तो ए बी इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर होता है, सर्कल का डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। तो ये कहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा इसमें से हमें चूज करना है। तो केस 1 हम यहाँ पे देखते हैं। केस 1, तो मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है ये इसका पाथ है। तो अगर ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा लेंथ ऑफ द
ये रेड लाइन का लेंथ है वही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ग्रीन लाइन। तो इसमें किसका लेंथ बड़ा होगा, ऑफ कोर्स ग्रीन लाइन का लेंथ बड़ा होगा। इसका मतलब डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है इस केस में। तो डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो इसका रेशियो जो होगा 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में मान लीजिए कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो ये रेशियो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, तो इसका जो रेशियो है वो आ गया लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 14.7 मीटर इन सेकेंड सेकेंड, 24.5 मीटर in third second and so on. This data shows that the motion of a free falling object is a case of। तो एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो हमने इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया है। ये सारे जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, ये डिस्टेंस जो दिया गया है, ये सारे डिस्टेंस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में है, 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में है। मतलब ये डिस्टेंस जो है इसने 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, ये भी 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, ये भी 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, ये भी 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है इसने फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल किया है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसने सेकेंड वाला जो सेकेंड है उसमें ट्रेवल किया है, इसने ये वाला डिस्टेंस थर्ड सेकेंड में ट्रेवल किया है, ये वाला फोर्थ सेकेंड में ट्रेवल किया है, एंड सो ऑन। तो हमें बताना है क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा कंसेप्ट है कि इक्वल डिस्टेंसिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टाइम का इंटरवल तो सेम है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। क्या डिस्टेंस सेम है? नहीं, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं होगा, तो ए और डी नहीं होगा। तो बी दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नो एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन स्पीड बाई चेंज इन टाइम। कितना टाइम में कितना स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम होता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, करेक्ट। तो अब इस डेटा को देख के हमें ये बताना है कि क्या टाइम के साथ इस पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो देखते हैं 1 सेकेंड में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हर 1 सेकेंड में इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो बढ़ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब टाइम के साथ इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, या जब टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यस, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसके पास एक्सेलरेशन है, मतलब टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो नो एक्सेलरेशन तो नहीं होगा। तो अब बचा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे क्यों पुट किया है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए पुट किया कि जस्ट मैं ये बताना चाहता था कि अगर कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी हाइट h से आप एक बॉल को सिंपली ड्रॉप करते हैं, यहाँ से सिंपली आप ड्रॉप करते हैं किसी हाइट h से, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉलिंग। तो ये क्या करेगा, इधर ग्राउंड की तरफ आएगा। ये अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड की तरफ आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो सिंपली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो ये ग्राउंड की तरफ आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल कर रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट
फ्री फॉल करता है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो बॉडी जो है एक्सेलरेट करता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है। उसका जो एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करता है, तो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वैल्यू होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है वो है व्हेन ए कार रन्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे अगेन यूनिफॉर्म स्पीड दिया गया है, इसका मतलब इसका कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड जो है इसका कांस्टेंट है। इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग बिकॉज, तो ये बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी चेंज होगा, उसका कारण क्या है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका वेलोसिटी चेंज होगा, उसका रीजन क्या है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो ये पार्टिकल है वो ओ पर है, तो इसका इनिशियली जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, टेंजेंट टू द सर्कल होगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, टेंजेंट टू द सर्कल। जब ये किसी पॉइंट यहाँ पे आएगा तो इसका डायरेक्शन, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, टेंजेंट टू द सर्कल। तो क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया गया है कि ये जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर डायरेक्शन इसका चेंज हो जाए तो हम बोल देंगे कि इसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो यस, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब ये ऊपर है तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, जब ये किसी पॉइंट पे यहाँ पे आता है तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे है, जब ये इस पॉइंट पे पहुँचता है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। तो यस, इस पार्टिकल का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये बी में यहाँ पे दिया गया है, द डायरेक्शन ऑफ द कार वेरीज कंटिन्यूसली, मतलब हर पॉइंट पे इस कार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, सी पॉइंट और डी, सी और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है द कार ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गलत, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में यूनिफॉर्म दिया गया है। सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। ए ऑप्शन क्या दिया गया है, ए ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये ट्रिकी है थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो द कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये पार्टिकल जो है किसी स्पीड एस से ट्रेवल कर रहा है और ये स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अभी कि इस पार्टिकल का स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा। मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, जो पार्टिकल है ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा। तो इसके एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, इसके एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होता है, टेंजेंट टू द सर्कल होता है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगा। ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों जनरेट होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी जनरेट होगा
जब पार्टिकल का स्पीड चेंज हो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी जनरेट होगा जब पार्टिकल का स्पीड चेंज हो। तो यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे स्पीड चेंज होना चाहिए। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब जनरेट होगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तभी जनरेट होगा जब इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमें यहाँ पे दिया गया है यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या यूनिफॉर्म स्पीड में इस पार्टिकल का स्पीड चेंज होगा? नहीं। तो इस पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होगा। तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा? नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी जनरेट होता है जब इस पार्टिकल का स्पीड चेंज होगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड दिया गया है, तो इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब होता है जब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो हमने अभी देखा कि जो पार्टिकल था उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था। तो यस, इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यस, ये होगा। लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो जैसे मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसका एक डायरेक्शन इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैं बता देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये वाला, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है v²/r। v यहाँ पे इसको स्पीड बोल सकते हैं यहाँ पे। तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है और r कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन यहाँ ऐसे होगा, यहाँ पे होगा। तो टाइम के साथ इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, जो ए वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट था जो मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। तो आने वाले मॉड्यूल्स में हम लोग इसको और डिटेल्स में समझेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशंस जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, सर्कुलर पाथ पे मूव करे, तो ये सब हम आने वाले मॉड्यूल में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने जस्ट इसको ब्रीफ किया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन स्पीड। क्या वेलोसिटी हमेशा स्पीड से बड़ा होता है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा था कि डिस्टेंस बड़ा होता है ना, डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी होता है। लेकिन यहाँ पे हायर दिया गया है, यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। यहाँ पे बता रहा है कि वेलोसिटी हमेशा स्पीड से बड़ा होता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो ये उल्टा दे दिया गया है, और उल्टा भी दे देगा तो भी ये पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू भी हो सकता है। वेलोसिटी और स्पीड इक्वल भी हो सकता है। कब हमने देखा था कि जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तब उस केस में वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होता है। अब बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन बता रहा है स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। यहाँ पे ऑलवेज दे दिया गया। क्या ऑलवेज
ग्रेटर होता है क्या, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, नहीं, इक्वल भी तो होता है, इक्वल भी होता है, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन के केस में, जब पार्टिकल अपने डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन को चेंज न करे तब ये इक्वल भी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, अ स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन। क्या स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, नहीं, तो यहाँ पे दिया गया है कि स्पीड जो है वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन, तो स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया था, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन को देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, यस, यही तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, करेक्ट दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो ऊपर में डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए, नीचे में टाइम का यूनिट होना चाहिए, ऊपर में डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए और डिनोमिनेटर में टाइम का यूनिट होना चाहिए। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो यूनिट है वो स्पीड का यूनिट नहीं है, तो बी होगा, क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर में सेकंड दिया है, नोमिनेटर में सेकंड दिया है और डिनोमिनेटर में मीटर का यूनिट दिया है, तो ये स्पीड का यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये है, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट हाफ ए रेवोल्यूशन। तो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है, तो पूछ रहा है कि जब ये पार्टिकल हाफ सर्कल कंप्लीट करे, इस सर्कल का हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा। तो हाफ रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो ये कहाँ पे आएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आएगा। तो मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ से स्टार्ट करता है और ये यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ से स्टार्ट करता है और ये यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा इसका, ये वाला इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ बताना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस बाई 2, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और इसका आधा करेंगे तो आएगा पाई आर, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस का आधा ही तो चला है, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, तो 2 पाई आर बाई 2, तो डिस्टेंस आ गया पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर कितना होता है 2 इंटू आर, 2 रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया और डिस्टेंस भी पता चल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये डायरेक्शन यहाँ पे शो किया गया है। तो सबसे पहले ये 3 किलोमीटर चलता है ईस्ट के डायरेक्शन में, ये किलोमीटर होगा, ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है, मीटर नहीं है। तो ईस्ट के डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलता है, तो ईस्ट किधर है, ये डायरेक्शन शो किया गया है यहाँ पे। तो ईस्ट के डायरेक्शन में हमने 3 किलोमीटर का एक वेक्टर बना लिया ए बी, ठीक है, 3 किलोमीटर का एक वेक्टर बना लिया ए बी। अब ये पार्टिकल कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पर है अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया गया है, देन ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो साउथ का डायरेक्शन क्या है, ये वाला दिया गया है यहाँ पे। तो इस पॉइंट से अब ये साउथ की तरफ चलता है, कितना, 4 किलोमीटर। तो हमने साउथ के डायरेक्शन में 4 किलोमीटर का एक वेक्टर बना दिया बी सी। तो अब ये पार्टिकल कहाँ पे पहुँच गया, सी पॉइंट पे पहुँच गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया गया है, फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो सी पॉइंट से ईस्ट के डायरेक्शन में, अगेन ये ईस्ट है, तो ईस्ट के डायरेक्शन में 9 किलोमीटर चलता है। तो ईस्ट के डायरेक्शन में हमने 9 किलोमीटर का एक वेक्टर बना दिया। ऑफ कोर्स ये वेक्टर बनाना पॉसिबल नहीं होगा नोटबुक में, 9 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का। तो मैंने इसी से रिलेटेड, मतलब सिमिलर प्रॉब्लम ही मैंने अपने लास्ट मॉड्यूल में कराया था, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर हम लोग 1 किलोमीटर को
1 सेंटीमीटर मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर मान लेंगे और फिर हम अपने ग्राफ पेपर पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पर्सन है इसका पाथ आ गया ABC, ठीक है, इसके अलॉन्ग ये ट्रेवल करेगा। तो अब हमें इसका डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो लेंथ ऑफ द पाथ इसका कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 9, तो ये आ जाएगा 16 मीटर, सॉरी किलोमीटर होगा ये, 16 किलोमीटर। अब हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो AD होगा, AD ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। AD हमें बताना है, AD का लेंथ बताना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि A पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है और C पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। तो ये O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A, B, C और O एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब हम ट्रायंगल A, O और D देखेंगे। तो इसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 4 इसका हाइट है और इसका बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 9 + 3 12। तो अब हमें इसका एजली हाइपोटेनस पता चल जाएगा। हाइपोटेनस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर का रूट। तो ये आ जाएगा 12.65 किलोमीटर। तो ये इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमने बता दिया, कैलकुलेट कर लिया। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है ये है, ए कार ट्रेवल 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो एक कार है जो कि A से B तक जाता है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करके और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर ये रिटर्न करता है, B से A तक वापस आता है सेम डिस्टेंस, 100 किलोमीटर के सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करके, लेकिन आते समय जो इसका स्पीड है वो हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसका एवरेज स्पीड बताना है। तो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम हमने अपने लास्ट मॉड्यूल में भी सॉल्व किया है, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100 किलोमीटर जाने में प्लस 100 किलोमीटर वापस आने में। तो टोटल इसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये 200 किलोमीटर आ गया। अब टोटल टाइम कितना इसने ट्रेवल किया, तो टाइम हम 2 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। एक टाइम लगेगा इसको A से B तक जाने में और दूसरा टाइम लगेगा B से A तक वापस आने में। तो दोनों टाइम को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो हमें टोटल टाइम आ जाएगा। तो A से B तक इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड है 60। तो इसको A से B तक जाने में टाइम आ गया और B से A तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसका डिस्टेंस 100 दिया है और स्पीड है 40। तो ये आ गया 5/2। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम इसका पूरा जर्नी का निकल गया। इसके पूरे जर्नी का जो टाइम है ये निकल गया। इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 25/6 आवर। तो इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो इसका हमें एवरेज स्पीड मिल गया। एवरेज स्पीड आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे हमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है ये बताना है। तो स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये नहीं होगा। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हो गया, लेकिन जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन समटाइम बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। इनमें से कौन सा जीरो हो जाएगा, मतलब कभी जीरो हो जाता है। इनमें से कौन सा कभी जीरो हो जाता है, कौन सा जो फिजिकल क्वांटिटी है समटाइम्स इट बिकम्स जीरो। तो फर्स्ट इसने दिया है एवरेज वेलोसिटी। तो क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है? तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किया हुआ है इसके ऊपर, जिसमें से एक प्रॉब्लम था कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है, और इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है। तो मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, यहाँ से स्टार्ट करता है। तो जब ये एक राउंड लगा के अपने फिर से इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? इसका डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कि इसका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। क्यों? क्योंकि ये फिर से जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे फिर से वापस आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये क्वांटिटी तो जीरो होगा, ठीक है, हो सकता है जीरो हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने ये भी मतलब एक कंसेप्ट भी बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल क्लोज्ड पाथ में मूव करता है, कोई भी पार्टिकल अगर क्लोज्ड पाथ में मूव करता है और वो उस क्लोज पाथ को एक राउंड लगा के अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो उसका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा। ये मैंने बताया था पिछले मॉड्यूल में, उसमें मैंने एक ये ट्रायंगल वाला एग्जांपल दिया था और एक पार्टिकल था जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, वो मैंने बताया था। अब यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या ये जीरो होगा? तो अगर कोई भी पार्टिकल थोड़ा सा भी कुछ मूव करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। किसी भी पाथ पे मूव करे, या इस पाथ पे मूव करे, इस पाथ पे मूव करे, इस पाथ पे मूव करे, कुछ ना कुछ तो मूव करेगा। तो इसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, मतलब अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू तो होगा ही होगा। एवरेज स्पीड ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी टाइम इंटरवल t में तो एवरेज स्पीड भी इसका होगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। यही वाला केस है, अगर कोई भी पार्टिकल क्लोज्ड पाथ में मूव करता है तो जब ये अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाता है एक राउंड लगा के, तो उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। सेम केस यहाँ पर भी है, अगर एक राउंड लगा के अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो ऐसा एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि जीरो हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है कि जीरो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4। तो 1 और 4 कहाँ पे दिया गया है? सी में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ठीक है, आज हमने इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।